दोस्तों, मैं हरीश अरोड़ा फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। मुझे उम्मीद है मेरी पिछली वीडियो के अनुसार ही आप मुझे इसके अंदर भी अच्छे तरीके से एप्रिसिएशन देंगे, मुझे प्रेरणा देंगे, मुझे आगे बढ़ने का मौका देंगे और नई से नई जानकारी मैं आपको देने का पूरा प्रयास करता रहूँगा। इस समय हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, मुझे ज्योतिष की किताब के हिसाब से पहली बात यह आपको बतानी है कि मुझे ज्योतिष की किताब के पहले पन्ने पर लिखा है कि मुझे ज्योतिष करते हुए देश काल का भी ध्यान रखना है। आजकल देश काल क्या चल रहा है? इस समय कोरोना काल चल रहा है। कोरोना का समय, मैं समझता हूँ कोरोना का काल आ गया है। कोरोना काल नहीं है, ये कोरोना का काल आ गया है। भारत में आते ही उसका काल शुरू हो गया है। कोरोना को संक्रमित या संक्रमण फैलाने वाला कहा गया है। हम संक्रमण से पहले से ही वाकिफ हैं, हम जानकार हैं। अभी पोष के महीने में आपने देखा होगा हम लोग संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं, जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उत्तरायण की तरफ आते हैं, देवताओं का दिन शुरू हो जाता है और एक संधि काल माना जाता है। उस समय हम लोग जो है अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ते हैं। हमें इस चीज को, इस संक्रमण काल को एक अवसर की तरह भी लिया जाना चाहिए। ये समय है हमारा अपने घर की तरफ लौटने का, संसार से घर की तरफ आने का। हम इसको एक अवसर भी मान सकते हैं। हम ये मान सकते हैं कि जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, हम अंधेरे से उजाले की तरफ जा रहे हैं। और मुझे बड़ी उम्मीद है अगर सब कुछ सही तरीके से चलता है और सूर्य जो है जो ही अपनी पूरी शक्ति से आगे बढ़ेगा और हम लोग जब सूर्य अपनी सब राशि सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा, उस समय अगस्त आते आते हम लोग इस महामारी से मुक्ति पा चुके होंगे। मुझे ऐसा लगता है। उसी तरीके से अप्रैल माह से जो ही वो मेष राशि से होता हुआ निकलता है, मुझे उम्मीद है उस समय से इस प्रॉब्लम में, इस बीमारी में कमी आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन हम इस चीज को एक और तरह से भी देख सकते हैं, इसका एक नजरिया और भी लिया जा सकता है। इसको हम ये भी देख सकते हैं कि पहले हम क्या कर रहे थे। पहले हम लोग घर से निकलते थे संसार की यात्रा पर पैसा कमाने के लिए, प्रदेश जा रहे थे, विदेश जा रहे थे, हम अपने परिवार से दूर जा रहे थे। हम जो है सिर्फ पैसा और पैसा ही ढूंढ रहे थे। लेकिन हमें अवसर मिला है एकांतवास में जाने का। और एकांतवास भी कितना प्यारा है, कितना प्यारा एकांतवास है। इस एकांतवास की तलाश हमारे ऋषि मुनि करते थे कि वो एकांत में जाते थे कंसोलिडेट करने के लिए, दोबारा से अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, दोबारा से मनन और ध्यान करने के लिए वो एकांतवास चुनते थे। ईश्वर ने हमें मौका दिया और वो एकांतवास हमने कैसा बताना है, हमने इस तरह बिताना है। इसमें हमारे माता पिता जिनसे महीनों से बातचीत नहीं कर पा रहे थे, हमारी पत्नी जो सिर्फ खाना बनाने और बच्चे खिलाने में लगी थी, हम उससे बातचीत कर पाएंगे, हम बच्चों से बात कर पाएंगे, हम अपने माता पिता से बात कर पाएंगे, हम इसके अलावा अपने दोस्तों से बात कर पाएंगे। भले ही वो टेलीफोनिक ही होगा, भले ही वो मोबाइल से होगा, लेकिन हम कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है इस समय को हम लोग अपने आप को रिचार्ज करने में, कंसोलिडेट करने पे लगा सकते हैं। इस समय हमें ये मानकर नहीं चलना है कि ये कभी समाप्त नहीं होगा। ऐसी कोई रात नहीं है जिसका सवेरा नहीं हुआ है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी उससे निकल जाएंगे। और इसी तरीके से हमें अपने हौसले को बनाए रखना है और इस बीमारी को, इस संक्रमण को, इसको, संक्रांति को हमें ठीक तरीके से मना लेना है। ये भी एक मनाने का ही समय है। मेरा मानना ये है कि सामना करने के बजाय कई बार क्या होता है, हमें अपने आप को एकांत में ले जाना भी कई बार बड़ा शुभ होता है। उससे हमारी जो छुपी हुई शक्ति है, छुपी हुई ताकतें हमारी बाहर आ जाती हैं। हमें अपने अंदर की, अंतर्मन की ताकत का भी पता लगता है। चलिए अब मैं अपने विषय पर लौटता हूँ, जहाँ से मैंने बात शुरू की थी। लास्ट बार हम लोग बातचीत कर रहे थे कि किस तरीके से जो है हम लोग जो है 12वें घर के मंगल की बात कर रहे थे उस समय। लेकिन इन बिटवीन, इस बीच में हमारे कुछ दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, मेरे कुछ जानकार हैं, उनमें से उनके कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उनके कुछ सवाल आए हैं
जिसका मुझे आपको आंसर देना है। पहला एक सवाल अभी एक सज्जन ने किया है, एक महिला हैं, उन्होंने पूछा है कि मैंने सुना है कि 28वें साल के बाद मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। मैं अपनी उस बहन को बताना चाहता हूं कि पहली बात, ये सिद्धांत कहां से आता है। पहले तो हम मांगलिक को दोष नहीं कहेंगे। मैंने पहले ही कह दिया है कि मांगलिक दोष नहीं, एक मांगल्य ही है। लेकिन फिर भी अगर उनके मन में ये भाव, अभी वो ग्रंथि टूटी नहीं है, तो भी कोई बात नहीं है। मैं उनको समझाना चाहता हूं कि 28वें साल का सिद्धांत कहां से आता है। पहले शुरू के अंदर हम लोग खेती बाड़ी पर आधारित जीवन जीते थे, गांव में रहते थे, बहुत सा समय हमारा इसी काम में निकलता था। बड़ी अर्ली एज में, बहुत छोटी एज में शादियां करते थे। 16 साल, 18 साल, 20 साल, 21 साल तक शादियां हो जाती थी। मैक्सिमम लोगों की शादियां हो जाती थी। कुछ विदेशी आक्रांतों की वजह से भी जल्दी शादी करने का विधान बन गया था। लेकिन किसी कारणवश किसी बच्चे की शादी रुक गई और वो 28-29 साल का, 30 साल का हो गया, तो उन्होंने कहा यार हम मांगलिक के चक्कर में जो है नहीं पड़ना चाहते, हम ये मानेंगे कि 28 के बाद मांगलिक नहीं होता है, इसलिए हम जो है इस शादी को करना चाहेंगे। तो उन्होंने ऐसा धीरे धीरे करते करते ये प्रथा बनती चली गई, जबकि वास्तव में किसी किताब में, किसी बुक में ऐसा नहीं लिखा है कि 28 के बाद मांगलिक नहीं रहता है। मांगलिक मीन मांगलिक। जब मैं किसी व्यक्ति से कहता हूँ कि वो सीढ़ियों पर खड़ा है, तो वो सीढ़ियों पर खड़ा है। सिर्फ पायदान का फर्क हो सकता है कि उसका मांगलिक कौन सी किस्म का है, कौन से पायदान का है, पहले का है, दूसरे का है, चौथे का है, 8वें का है, 12वें का है, वो इस तरीके से उसकी बात है। लेकिन वो है, उसको कहा जाएगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से इस तरह किसी वहम में पड़ने की या इस तरह ग्रंथि पालने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल जो मुझसे पूछा गया है कि अभी एक सवाल किसी और सज्जन ने भी किया है कि मेरा बच्चा आंशिक मांगलिक है, तो क्या मैं नॉन मांगलिक में शादी कर सकता हूं। मैंने उनको जवाब दिया है, मेरा यह आंसर है आप लोगों के लिए, हम लोग समझ लें, आंशिक मांगलिक नाम का कोई शब्द नहीं होता है। आंशिक मांगलिक मीन मांगलिक होता है, वो आंशिक होता ही नहीं है। इसलिए हमें इस चीज को सीधे और सीधे स्वीकार कर लेना चाहिए और हमें इस तरीके से अपने आप को बचाने या बचने की जरूरत क्या है। हम क्यों नहीं सामना करना चाहते हैं सत्य का। सत्य से के साथ चलकर भी हम लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं। एक और सवाल किया गया है जो मुझसे पूछा गया है, वो ये कि क्या नॉन मांगलिक और मांगलिक के बीच में शादी की जा सकती है। मेरा ये मानना है कि वो बिल्कुल की जा सकती है, वो शादी बिल्कुल हो सकती है, लेकिन उसमें बाकी ग्रहों की स्थितियां भी देखना बहुत जरूरी है। और उसी तरीके से अगर बाकी सब मिलान ठीक बैठता है तो हम मांगलिक या नॉन मांगलिक को लेकर विशेष नहीं देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर बॉय लड़के की जन्म पत्री में हम लोग शुक्र वीनस की पोजीशन को भी देखते हैं। इसके अलावा 12वें घर के मांगलिक के अंदर हम लोग देखते हैं कि सूर्य, चंद्र और गुरु की स्थिति क्या है। सूर्य यानी पिता से मेरे संबंध अगर ठीक हैं, पिता अगर मेरी फेवर में हैं, तो 12वें घर का मांगलिक मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। उसी तरीके से अगर मेरी माता चंद्र यानी माता, उससे मेरे संबंध ठीक है, मैं उनका आदर कर रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दे रही है, मैं उससे ब्लेस्ड हूँ, तो मुझे कोई परेशानी नहीं हो सकती है। उसी तरीके से अगर गुरु कृपा मुझ पर बनी हुई है, मैं किसी को गुरु मानता हूँ या मैं किसी को बड़ा मानता हूँ, मैं किसी का आदर करता हूँ, तो निश्चित तौर पे मुझे जो है कोई परेशानी होने की संभावना नहीं है। 12वें घर का मंगल जो प्रभावित करता है वो तीसरे घर को करता है सबसे पहले। तीसरा यानी कि पति पत्नी के बीच में तीसरा व्यक्ति, मैन या वुमेन या तीसरा व्यक्ति, थर्ड पर्सन कोई भी उनकी फैमिली में अगर आकर अपने आप को स्थापित कर लेता है, तो भी कई बार जो है 12वें घर का मांगलिक परेशानी खड़ी करता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी फैमिली के अंदर तीसरा पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन कौन सा है, और हम लोग उसके लिए क्या रेमेडीज कर सकते हैं, उसके उपाय हैं, वो उपाय किए जा सकते हैं। उसी तरीके से 12वें घर का मंगल शत्रु भाव को भी देखता है, 6th हाउस को देखता है। अगर उसकी दृष्टि बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छे ढंग से उसको देख पा रहा है, तो मुझे लगता है कि मेरा कोई शत्रु नहीं होगा, मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। लेकिन वो अगर सही नहीं है तो मुझे उससे नुकसान हो सकता है, वो मुझ पर चोट कर सकता है या मुझे चोट पहुंचा सकता है या मुझे किसी मुकदमे के अंदर भी फंसा सकता है, तो मुझे उसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। उसी तरीके से 12वें घर का मांगलिक वो आपके 7th हाउस को दिखता है, जो आपकी पत्नी, आपकी भार्या का घर है या आपके पति का घर है।
मंगल की वहां पर अगर अच्छी दृष्टि है, सही दृष्टि है, तो मेरे ख्याल से दाम्पत्य जीवन में परेशानी नहीं आनी चाहिए। और अगर उसकी दृष्टि क्रूर है या उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो निश्चित तौर पे मुझे ध्यान रखना है अपने पत्नी या पति के सेंटिमेंट्स का, उन्हें दुख ना पहुंचे मेरी किसी बात से, हम ठीक तरीके से चल पाएं, हमारा जीवन ठीक तरीके से चले, मैं किसी शत्रुता मोल ना लूँ, मैं बेजा रिस्क में ना जाऊँ, मैं अपने आप को कर्जे में न डबोलूं, मैं इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखता हूँ तो निश्चित तौर पे 12वें घर के मांगलिक से मुझे कोई परेशानी होने की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा अब हम अगली बार बात करेंगे सेकंड हाउस मंगल के बारे में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।